गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम आपके क्लास 11 केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 में हम पढ़ रहे हैं पदार्थ की अवस्था अर्थात स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के अंतर्गत आपको पूर्व क्लास में गैस क्या है, गैसों के क्या क्या गुण है, इसके बारे में आपको बताया गया था। तो चलिए आज हम आज के क्लास में पढ़ेंगे गैसों से संबंधित नियम, जिसको गैसों का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे गैसों हमारे सिलेबस या चैप्टर 5 में गैसों से संबंधित कुल कितने नियमों का वर्णन है? 5। तो यहाँ पे हम चैप्टर 5 में कुल 5 गैसों से संबंधित नियमों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं गैसों से संबंधित कुल कौन कौन से 5 नियम है। ठीक है, तो गैसों से संबंधित नियमों के अंतर्गत पहला नियम है बॉयल का नियम, उसके बाद दूसरा है चार्ल्स का नियम, उसके बाद तीसरा क्या है? तो तीसरा है एवोगैड्रो का नियम, उसके पश्चात चौथा है डी गै-लुसाक का नियम, जिसको हमने अध्याय 1 में भी पढ़ा है। और उसके बाद यहाँ पे पांचवा है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। चलिए, तो ये कुल 5 नियम है जिनका अध्ययन हम अध्याय 5 में करेंगे। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम एक एक नियमों का अध्ययन करते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे हम बॉयल का नियम। देखिए बॉयल का नियम है क्या, है ना? तो वैज्ञानिक है रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने क्या किया? तो रॉबर्ट बॉयल ने ताप को स्थिर रखा, है ना, मतलब ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया गैस के, और गैस के दाब तथा गैस के आयतन, है ना, गैस के दाब और गैस के आयतन के मध्य संबंध प्रदर्शित करते हुए एक नियम दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयल का नियम बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो रॉबर्ट बॉयल ने स्थिर ताप पर या ताप को स्थिर रखकर जब किसी गैस के, है ना, मतलब गैस के दाब और उस गैस के आयतन के मध्य संबंध प्रदर्शित किया, और संबंध प्रदर्शित करते एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बॉयल का नियम कहते हैं। अब देखिए बॉयल का नियम है क्या? देखिए, तो बॉयल के नियम अनुसार यह बॉयल का नियम क्या है? तो बॉयल का नियम है कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस के जो निश्चित मात्रा का आयतन होता है, ठीक है, किसी भी गैस के निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है वो उसी गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के, मतलब गैस के दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है बॉयल का नियम, है ना। अर्थात हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो V व्युत्क्रमानुपाती 1/P। समझ में आया, है ना? तो गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही क्या है? बॉयल का नियम है, और यहाँ पे दाब स्थिर होता है। समझ में आया, है ना? जैसे देखे होंगे, मान लीजिए किसी पात्र में क्या है? गैस भरे हुए हैं, ठीक है, एक निश्चित गैस या निश्चित मात्रा का गैस भरा हुआ है, और जब, है ना, तो उस गैस के जो अणु होते हैं उस पात्र में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। लेकिन जैसे, है ना, तो इस प्रकार उसका आयतन अधिक होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे? गैस पर दाब आरोपित करेंगे, है ना, गैस पर दाब आरोपित करते हैं, तो जो अणु स्वतंत्र रहते हैं वो अब स्वतंत्र नहीं रहते, बल्कि वो, है ना, जैसे जैसे उस पर दाब लगाया जाएगा वो क्या होंगे? नीचे पात्र में बैठते जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार क्या हो जाता है? पहले उनका, है ना, क्या था? दाब नहीं था, तो वो पूरे पात्र में टकराते रहते थे, घूमते रहते थे, स्वतंत्र रहते थे। लेकिन जैसे उसको दाब आरोपित किया जाता है, उसकी स्वतंत्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके कारण, है ना, अब वो सीमित स्थान पे रहते हैं, है ना, और इस कारण सीमित स्थान में होने के कारण जो गैसों का आयतन होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। समझ में आया? तो यही है रॉबर्ट के
बॉयल का नियम इसी के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आप देखिए यहाँ पे हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाने पर बराबर चिन्ह के साथ एक स्थिरांक लगाया जाएगा और इस प्रकार से ये हो जाएगा v बराबर k इंटू 1/p। ठीक है, तो यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं, k बराबर p v होगा, पक्षांतर करेंगे तो हर से अंश में चला जाएगा और हमको मिल जाएगा k बराबर p v। समझ में आ गया सबको, है ना। अब यहाँ पे आप उसका मीनिंग करेंगे कि यहाँ p क्या है, तो देखिए v क्या है, तो v है गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, है ना। v क्या है, गैस की निश्चित मात्रा का आयतन है, और p क्या है, तो जो हम गैस यूज किए हैं उस गैस का दाब है ना, स्थिर दाब पर, और k क्या है, तो k एक समानुपाती स्थिरांक है। चलिए, समझ में आया। तो इस प्रकार से ये है बॉयल का नियम। क्लियर सभी को। चलिए, अब इसके लिए हम ग्राफ देखते हैं। तो देखिए बॉयल के नियम का ग्राफ क्या है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे गैस का दाब लेते हैं और यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पर क्या लिया है, गैस का आयतन लिया है। क्लियर। तो देखिए मान लीजिए हम क्या करते हैं, जब दाब को नहीं बढ़ा रहे हैं, है ना, या दाब कितना है, ठीक है, P1 दाब है, तो P1 दाब पर गैस का आयतन कितना है, V1 मान लेते ये है ना। जब एक निश्चित मात्रा के गैस है जिसका दाब P1 पर आयतन क्या है, V1 है। अब मान लीजिए हम गैस का जो दाब है उसको बढ़ा देते हैं और बढ़ाकर P1 से P2 कर देते हैं, है ना। तो क्या होगा, बॉयल के नियम अनुसार जो गैस का आयतन है उसमें कमी आ जाएगा, और कमी आ जाएगा तो यहाँ पे वो V1 से नीचे बनेगा ना, क्योंकि अब गैस का आयतन कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से, है ना, जब गैस का दाब P1 होता है तो उसका आयतन V1 होता है, और जैसे ही गैस का दाब P2 करते हैं या बढ़ा देते हैं तो उसका आयतन V2 हो जाता है, जो कि V1 से कम होता है। समझ में आ गया। तो ये है, इसको हम लिखेंगे चित्रण, बॉयल के नियम का ग्राफिक प्रदर्शन, या फिर V व P के मध्य ग्राफ, या फिर आप बॉयल के नियम का ग्राफिक प्रदर्शन भी लिख सकते हैं। तो ये है बॉयल का नियम। समझ में आया। या फिर आप इसको कुछ इस टाइप से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप P में 1/, मतलब x एक्सिस पे 1/p ले रहे हैं और y एक्सिस में गैस का आयतन ले रहे हैं और इनके मध्य ग्राफ खींचेंगे, तो होगा क्या, चूंकि 1/p है मतलब दाब यहाँ पर कम है ना, तो जैसे जैसे आप दाब को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आयतन का मान बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे आप 1/p का मान बढ़ाते जाओगे, है ना, तो वैसे वैसे यहाँ पे आयतन बढ़ेगा। याद रखेंगे, जब p को बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, लेकिन जब 1/p को बढ़ाएंगे ना तो वैसे वैसे आयतन में वृद्धि होगी। क्लियर हो गया, क्योंकि अभी 1/p है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो गैस का आयतन है वो 1/p के समानुपाती होता है, या फिर जो आयतन है वो केवल दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप अच्छे से याद रखेंगे बॉयल का नियम।